हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस फील्ड एजुकेशन। दिस इज द फिफ्थ लेक्चर्स इन केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो बच्चे, हम लोगों का एक लास्ट टॉपिक रह गया है केमिकल इक्विलिब्रियम में, दैट इज ली चैटेलियर प्रिंसिपल। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और अगर मैं देखूं तो केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारे इनऑर्गेनिक रिएक्शन में आपको अप्लाई करने को मिलेंगे आगे, और ऑर्गेनिक रिएक्शन में भी ये सारा चीज़ देखा जाता है। सो यहाँ पर इसे सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज नथिंग बट ए ली चैटेलियर प्रिंसिपल। देखो इसमें क्या बताया जाता है, वन बाय वन एकदम आराम से देखते जाओ और समझते हुए जाओ। बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा यहाँ से। सो देखो, ली चैटेलियर प्रिंसिपल में इसमें बोला गया है कि अगर मानकर चलो कि कोई रिएक्शन ऑलरेडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और इसको अगर आप डिस्टर्ब करते हो, डिस्टर्ब करने का मतलब समझ रहे हो, किसी तरीके से आप क्या किए कि आपने किसी का अमाउंट को आपने चेंज कर दिया। ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में था, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, किसी के अमाउंट को आप चेंज कर दे रहे हो। ठीक है, उस कंडीशंस में क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिपेंडेंट होता है अमाउंट से, इंडिपेंडेंट होता है कंसेंट्रेशन से, इंडिपेंडेंट होता है वॉल्यूम से और प्रेशर से। सो दैट इज वाई यहाँ पर ये रिएक्शन क्या करेगा, अपने आप को वापस से उसी पॉइंट पर लाने के लिए या तो वो फॉरवर्ड की ओर शिफ्ट करेगा या तो वो बैकवर्ड की ओर शिफ्ट करेगा, लेकिन वो वापस से क्या होगा, उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अचीव कर लेगा जो वो शुरुआत में था। मेरा बात समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? दैट मीन्स इफ यू आर imposing any kind of disturbance in this chemical equilibrium reaction, then this equilibrium position tends to or move in a direction where this change is going to reduce. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ऑल राइट, तो ये चीज़ आपको समझना है कि इसमें क्या बताया जा रहा है। सो देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझना है कि ली चैटेलियर प्रिंसिपल होता क्या है। तो मैं सिंपल सा डेफिनेशन ऑलरेडी बोल दिया हूँ कि ली चैटेलियर प्रिंसिपल बेसिकली किसको बता रहा है कि इफ़ एनी चेंज is imposed in a chemical equilibrium system, then position of equilibrium will shift in a direction where this change is going to reduce. Okay, that is the ली चैटेलियर प्रिंसिपल। तो इसको आप एज इट इज जैसे मैंने बोला है वैसे ही आप इसे लिख लो कॉपी में। इसके बाद यहाँ पर देखो, हमें पता है कि इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन को डिस्टर्ब करने का बहुत सारा तरीका है। ठीक है, तो डिस्टर्बेंस पर आपको ध्यान में रखना है। तो डिस्टर्ब हम लोग कैसे कर सकते हैं, हो सकता है कि कंसेंट्रेशन चेंज कर दिया जाए, हो सकता है यहाँ पर क्या वॉल्यूम को चेंज कर दिया जाए, हो सकता है यहाँ पर किसी भी एक गैस का पार्शियल प्रेशर चेंज कर दिया जाए या पूरे गैस का चेंज कर दिया जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर चेंज कर दिया जाए। और हो सकता है कि यहाँ पर किसी तरह का ऐसा गैस ऐड कर दिया जाए, दैट मीन्स एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, जो उस केमिकल स्पीसीज मतलब ए बी और सी किसी से रिएक्ट ना करे, लेकिन उसके एडिशन से प्रेशर और वॉल्यूम पर फर्क पड़े। सो उससे क्या होगा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इस तरह के गैस के एडिशन से भी इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिस्टर्ब होता है और नए इक्विलिब्रियम में जाने को वो रेडी रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो सकता है, नया तरीका जो है, दैट इज रिमूवल ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के रिमूवल से भी क्या होता है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है। एंड लास्ट वन जो परमानेंट डिस्टर्बेंस को शो करता है, दैट इज टेम्परेचर। जब भी आप टेम्परेचर चेंज करोगे उस कंडीशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नए नए टेम्परेचर में क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी अलग अलग होगा। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखो, सबसे इम्पोर्टेंट टर्म जो आता है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन कोसेंट। ये रिएक्शन कोसेंट ये सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन कोसेंट होता क्या है, व्हाट इज रिएक्शन कोसेंट। आप इसको अगर कंसेंट्रेशन के टर्म में लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हो QC, और अगर आप प्रेशर के टर्म में लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हो QP। देखो ये जस्ट लाइक क्या होता है, KP और KC की तरह ही इसको हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है कि ये जो हम लोग डिराइव करेंगे वो इक्विलिब्रियम टाइम पर नहीं होगा, डिस्टर्बेंस टाइम पर होगा। ठीक है, और इसमें इसको मैं इस तरह से डिफाइन भी कर सकता हूँ कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स। मैं बोल दे रहा हूँ, लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, सो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट
टू द रेशियो ऑफ वाट, हम लोग बोल सकते हैं। सो रिएक्शन क्वेश्चन को डिफाइन हम लोग कैसे करते हैं, देखो इसको हम लोग मैं बोलने में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको डिफाइन कर दे रहा हूँ। सो इट इज़ जस्ट लाइक ए के पी एंड के सी, बट के पी और के सी कब हम लोग डिराइव करते हैं, जब सिस्टम हमारा ऑलरेडी क्या होता है, इक्विलिब्रियम में स्टैब्लिश हो जाता है। क्यू पी या क्यू सी ये क्या है हमारा, ये इक्विलिब्रियम के टाइम के अलावा कभी भी अगर आप लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में जो रेशियो निकलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, क्यूपी या फिर क्यूसी हो जाता है। जैसे कि मैं इसको अगर सिंपल वे में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ क्या, सो इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट of reactants and so ratio product of concentration. All right, so concentration of products to the product of concentration, इसे ऐड कर लेना, concentration of reactants and each concentration term having numerical power which is present in balanced chemical equation. But the time will be other than equilibrium time. ये चीज़ आपको समझना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड इच कंसेंट्रेशन टर्म हैविंग न्यूमेरिकल पावर विच इज़ प्रेजेंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं इक्वेशन, बट द टाइम विल बी अदर देन इक्विलिब्रियम टाइम। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, क्यूसी और क्यूपी को निकाल सकते हैं। कभी भी याद रखना कि अगर क्यूसी ग्रेटर देन है किससे, केसी से, तो रिएक्शन हमारा क्या होगा, बैकवर्ड की ओर जाएगा नए इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ पर केसी ग्रेटर देन है किससे, क्यूसी से, तो उस कंडीशन में रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड की ओर जाएगा। अगर याद रखना कि क्यूसी दैट इज इक्वल टू केसी, ये इक्वल ही है, तो उस कंडीशन में मैं क्या बोल सकता हूँ कि रिएक्शन डिस्टर्ब हुआ ही नहीं, ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में ही मौजूद है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि क्यूसी और क्यूपी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम लोगों ने ली चैटल प्रिंसिपल में अभी देखा, अभी समझा कि भाई अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो क्योंकि इसको अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वापस से उसी पॉइंट पर मेंटेन करना है, उसी वैल्यू को मेंटेन करना है, और आपने किसी का कंसंट्रेशन चेंज किया तो वो थोड़ी देर के लिए तो वो डिस्टर्ब होगा, लेकिन आप उस रिएक्शन को एज इट इज़ छोड़ दोगे, या तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड की ओर मूव करेगा या तो वो रिएक्शन बैकवर्ड की ओर मूव करेगा और वापस से उसी पॉइंट पर रीस्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ क्यूसी, जब भी आप डिस्टर्ब करोगे उसी तरह का एक्सप्रेशन लिखना है जैसे हम लोग निकालते थे, लेकिन डिस्टर्बेंस के वक्त का कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, तो उस वक्त जो अगर आपका क्यूसी निकल रहा है केसी से ज़्यादा तो रिएक्शन बैकवर्ड की ओर, अगर केसी का वैल्यू ज़्यादा है क्यूसी से तो रिएक्शन फॉरवर्ड की ओर, और अगर क्यूसी और केसी दोनों इक्वल ही है डिस्टर्बेंस के बाद भी, तो उस समय में क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। एक एग्जांपल से समझते हैं, वन बाय वन आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि कंसेंट्रेशन के थ्रू मैं डिस्टर्ब करता हूँ, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं कंसेंट्रेशन के थ्रू मैं यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तो देखो एक चीज़ ध्यान में रखना कि कंसेंट्रेशन में हम लोग सेलेक्टिवली डिस्टर्ब कर सकते हैं,
किसी रिएक्शन को, या फिर हम लोग ओवरऑल यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उस रिएक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं जो ऑलरेडी क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है। यहाँ पर मैं सबसे पहले जब डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं सेलेक्टिवली ही वर्क कर लेता हूँ। सो सेलेक्टिवली मैं क्या कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इस गिवन रिएक्शन जो कि मैं अभी लिखने वाला हूँ, इस रिएक्शन के लिए मैं वॉल्यूम 1 लीटर कंसिडर कर रहा हूँ। मान लो कि हमारे पास दे रखा है क्या, ए गैस प्लस बी गैस एंड इट विल गिव सी गैस एंड डी गैस। अगर ये हमारे पास इस तरह से दे रखा है, मान लेता हूँ कि ये ऑलरेडी क्या है इक्विलिब्रियम में है और इन सभी का जो कंसेंट्रेशन है वो 1 मोल पर लीटर है, वॉल्यूम हमारा 1 लीटर है। सो वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ मोल ऑल्सो। सो यहाँ पर कंसेंट्रेशन और मोल्स दोनों इक्वल है क्योंकि वॉल्यूम हमारा क्या है 1 लीटर है। तो कंसेंट्रेशन क्या होता है, कंसेंट्रेशन इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। सो हम लोग यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग मोल के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 मोल एंड ये क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर भी 1 मोल। देखो यहाँ पर मैं अपने से इस डेटा को यहाँ लेकर आया हूँ क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम हमारा किसी भी सिचुएशन में मतलब इस्टेब्लिश हो सकता है कि यहाँ इसका ज़्यादा मोल हो, इधर कम हो, या सबका अलग अलग मोल हो तो भी इक्विलिब्रियम क्या हो सकता है, इस्टेब्लिश हो सकता है। मुझे कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो इसीलिए मैंने क्या मान लिया कि भाई ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में ये एटेंट था और यहाँ पर सभी का जो कंसेंट्रेशन है वो कितना है 1 मोल पर लीटर है। सो इस कंडीशन में अगर मैं Kc निकालूंगा तो क्या करूँगा, कंसेंट्रेशन ऑफ C कंसेंट्रेशन ऑफ D अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ A कंसेंट्रेशन ऑफ B। ये हो जाएगा हमारे पास क्या 1 इंटू 1 1 इंटू 1 एंड इट विल गिव द 1। Kc का वैल्यू क्या है बच्चे, यहाँ पर 1 है। लेट सपोज दैट कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सेलेक्टिवली किसी एक का कंसेंट्रेशन चेंज कर रहा हूँ। किसका चेंज करना चाह रहे हो, चलो ना मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर C का 1 मोल यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं C का 1 मोल ऐड कर दिया तो ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टर्ब होगा, ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये डिस्टर्ब होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर इसका तो 1 मोल ही है, यहाँ पर B भी क्या है, यहाँ पर इसका भी 1 मोल है, यहाँ पर C क्या हो जाएगा क्योंकि मैंने 1 मोल ऐड किया है उसी वॉल्यूम में। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2 मोल एंड D हमारे पास क्या है, ये हमारा हो जा रहा है 1 मोल। डिस्टर्बेंस के वक्त जो आप निकालोगे इसी फॉर्मूले को यूज करके वो क्या निकलेगा हमारा, वो QC निकलेगा। तो हमारा यहाँ पर अगर QC निकाला जाए तो अभी जो कंसेंट्रेशन C और D का है डिस्टर्बेंस के वक्त वो क्या निकल रहा है 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। इस जगह में आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर QC ग्रेटर देन है किससे, Kc से। सो इसीलिए क्योंकि हमें क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि QC इज ग्रेटर देन Kc, सो देयरफॉर इस कंडीशन में रिएक्शन जो होगा वो किधर जाएगा, वो बैकवर्ड की ओर जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, रिएक्शन हमारा बैकवर्ड की ओर जाएगा। सो यहाँ पर देखो नया जो इक्विलिब्रियम होगा, नए इक्विलिब्रियम में मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि रिएक्शन में देखो क्या है हमारा D 1 मोल है, सो बैकवर्ड की ओर जाएगा। सो 1 से यहाँ पर x मोल डिसोसिएट करेगा। C से हमारा क्या होगा, जो कि 2 मोल हो चुका था वहाँ से भी x मोल डिसोसिएट करेगा। B हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये x मोल डिसोसिएट कर रहा है तो B हमारा क्या बनेगा, x मोल बनेगा और A हमारा क्या बनेगा, x मोल बनेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि नए इक्विलिब्रियम में, न्यू इक्विलिब्रियम में हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है। अब देखो इसमें करना क्या है, क्योंकि हमें पता है Kc का वैल्यू कितना है 1। आपको एग्जाम में क्या दिया हुआ रहेगा, आपको पूछ देगा कि इस तरह से डिस्टर्बेंस के बाद C, D, B और A का कंसेंट्रेशन बताओ। बताया जा सकता है क्योंकि आपको यहाँ पर पता है सभी का, यहाँ पर क्या है आपको अमाउंट पता है, वॉल्यूम तो हमारा 1 लीटर है ही। सो यहाँ पर Kc का भी वैल्यू पता है और Kc का वैल्यू इंडिपेंडेंट होता है, पहले क्या अमाउंट था और अभी क्या अमाउंट है उससे उसका कोई मतलब नहीं है, वो रिएक्शन के टेम्परेचर पर सिर्फ डिपेंड करता है। सो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, अगर मैं इसको फॉलो करूँ तो इस जगह में हमारे पास क्या हो जाएगा, Kc दैट शुड बी इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ C कंसेंट्रेशन ऑफ D कंसेंट्रेशन ऑफ A कंसेंट्रेशन ऑफ B, लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, कंसेंट्रेशन ऑफ C और D, तो C हो जा रहा है 2 - x
ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। बस यहाँ पर क्या करना है, आपको एक्स का वैल्यू को पुट करना है। दैट मीन्स सॉल्व करने के बाद जो एक्स का वैल्यू मिलेगा उसे यहाँ पर पुट करोगे और यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब एक्स मोल अगर डिसोसिएट करेगा तो एक्स का वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर 1 से ज़्यादा हो गया तो फिर मैं ये मान रहा हूँ ना कि भाई हमारा गिवन अमाउंट था 1 और उससे डिसोसिएट हो रहा है 2 मोल। पॉसिबल है क्या? ऐसा नहीं है पॉसिबल। 1 है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा डिसोसिएट हो सकता है 0.999 डिसोसिएट हो सकता है, लेकिन या फिर 1 का 1 डिसोसिएट हो जाए, कंप्लीट चेंज हो जाए और रिएक्टेंट में, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उससे एक्सीड नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो एक्स का वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा आएगा तो क्या करना है, जो स्मॉलर वैल्यू होगा उसे लेना है। इट नेवर मीन्स कि नेगेटिव वैल्यू लेना है, एक्स का जो स्मॉलर वैल्यू होगा वो लेना है आपको, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे आप यहाँ पर एक्स को सॉल्व करोगे, उस एक्स को यहाँ पर पुट करोगे तो आपको नए इक्विलिब्रियम में ए बी सी और डी का कंसंट्रेशन आपको पता चल जाए। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। इस क्वेश्चन पर हम लोगों को यही कॉन्सेप्ट मिलेगा कि सेलेक्टिवली O2 का मोल्स को चेंज किया जा रहा है और नए इक्विलिब्रियम में यहाँ पर NO का कंसंट्रेशन दे रखा है। सेम उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हमें सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले ये इक्वेशन आप तैयार कर लेना एंड यहाँ पर जो भी कंडीशन दे रखा है उसे यहाँ पर मेंशन कर लेना। सो यहाँ पर देखो, शुरुआत में जो इक्विलिब्रियम कंडीशन दे रखा है ये ऑलरेडी स्टैब्लिश इक्विलिब्रियम है, जहाँ पर इसका मोल्स जो दे रखा है आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हो, दैट इज 1 मोल। यहाँ पर इसका जो मोल्स दे रखा है बच्चे वो कितना दे रखा है, 2 मोल्स, और इसका जो मोल्स दे रखा है दैट इज 3 मोल्स। यहाँ से अगर आप Kc निकालोगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा, कंसेंट्रेशन ऑफ NO एंड कंसेंट्रेशन ऑफ N2 एंड कंसेंट्रेशन ऑफ O2। यहाँ पर देखो डिवाइडेड बाय 100 करने का जरूरत नहीं है क्योंकि होल स्क्वायर है तो मोल्स अपन वॉल्यूम होता है, हमें भी पता है, लेकिन डिवीजन बाय 100 करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसे भी ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 9 डिवाइडेड बाई 2। इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 9 डिवाइडेड बाई 2 कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन में कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पर देखो डिस्टर्बेंस किस तरह से किया जा रहा है। डिस्टर्बेंस करने के लिए यहाँ पर N2 के अमाउंट को किसी तरह से जोड़ा नहीं गया है, O2 में कुछ X अमाउंट को जोड़ दिया गया है और इसी X के वैल्यू को हमें निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये भी हमारा उसी तरह से है। इस कंडीशंस में अगर आपको निकालना पड़े तो क्या निकलेगा, QC निकलेगा। ऑफ कोर्स QC भी हमारे पास क्या होगा, कुछ इसी तरह से होगा, 9 डिवाइडेड बाई में 2 प्लस एक्स, इसका कंसेंट्रेशन अपन में इसका और इसके प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन, ठीक है। सो QC आपको क्या मिल रहा है, कुछ इस तरह से मिल रहा है। ऑफ कोर्स अगर आपसे पूछा जाए कि KC और QC में कौन बड़ा होगा तो KC बड़ा होगा, और अगर इस तरह का सिचुएशन मिलता है तो रिएक्शन किधर जाएगा बच्चे, फॉरवर्ड की ओर जाएगा, क्योंकि QC क्या होता है, दिस इज द सेम एज लाइक KC बट अदर देन इक्विलिब्रियम टाइम। ऑल राइट, सो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम टाइम पर नहीं होता QC, ओके। KC क्या होता है, इक्विलिब्रियम जब यहाँ इस्टेब्लिश हो जाता है तब इसे निकाला जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करके। तो देखो यहाँ पर हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड की ओर जाएगा, तो जो नया इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा फॉर न्यू इक्विलिब्रियम, सो नए इक्विलिब्रियम में 1 से क्या हो जाएगा, Y मोल डिसोसिएट करेगा, 2 प्लस एक्स से क्या होगा बच्चे, यहाँ पर भी Y मोल डिसोसिएट करेगा, और 3 से क्या होगा, यहाँ पर 3 में यहाँ पर 2 Y मोल्स बनेगा। ये मैंने किस तरह से लिखा, ये ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें यहाँ पर देखकर पता चल रहा है कि N2 का 1 मोल O2 के 1 मोल से रिएक्ट करने पर NO का 2 मोल यहाँ पर बनाता है। तो ऑफ कोर्स अगर इसका Y मोल डिसोसिएट करेगा तो इसका भी Y मोल डिसोसिएट करेगा और NO कितना बनेगा, यहाँ पर 2Y मोल बनेगा। और इस कंडीशंस के लिए हमें यहाँ पर देखो एक हिंट दे रखा है कि नए इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन पर NO का जो कंसेंट्रेशन पाया गया है वो कितना है, 0.04। और ये हिंट के बिना आप नहीं बता सकते हो, ये हिंट हमेशा हर एक तरह के इस तरह के क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंसेंट्रेशन ऑफ NO जो यहाँ दे रखा है दैट इज 0.04 एंड दैट कुड बी रिटन एज 3 प्लस 2y डिवाइड बाई 0.04। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाई 100 इस जगह हमें लिखा जा सकता है। सो कंसेंट्रेशन है इसीलिए हम लोगों ने क्या किया,
यहाँ पर वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, क्योंकि अभी तक जितने के साथ मैं चल रहा था वो क्या था, वो मोल्स के टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ था। यहाँ से अगर आप y सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द 1/2। देखो y का वैल्यू हमें पता चल गया, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, अगेन नए इक्विलिब्रियम के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करेंगे, केसी का एक्सप्रेशन, क्योंकि केसी इंडिपेंडेंट होता है, केसी का वैल्यू इस कंडीशन में भी सेम रहेगा जो शुरुआत का इक्विलिब्रियम था। नया इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश हुआ तो उस कंडीशन में भी केसी का वैल्यू वही रहने वाला है, क्योंकि ये टेम्परेचर पर सिर्फ डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो चलो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग यहाँ देखते हैं कि केसी इक्वल टू, अगेन उसी एक्सप्रेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं, NO² अपॉन में यहाँ पर क्या है N2 एंड O2। तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास NO था वो क्या था हमारे पास, दैट इज 3 + 2y और इसका स्क्वायर हो रहा था। N2 का जो अमाउंट था बच्चे वो क्या था हमारे पास, दैट इज 1 - y, और O2 का जो अमाउंट था बच्चे वो हमारे पास कितना था, तो 2 माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या था, 2 + x - y, ये हमारा अमाउंट था। केसी का वैल्यू क्या दे रहा था बच्चे, 9/2। अब देखो हमें y का वैल्यू पता है, x का वैल्यू नहीं पता है, सो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 9/2, यहाँ हो जाएगा 3 + 2 × 1/2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर 1 - 1/2, इसका हो जाएगा 2 + x - 1/2। अब देखो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको x का वैल्यू पता चल जाएगा, जैसे ही x का वैल्यू पता चलेगा दैट शुड बी द आंसर, क्योंकि वही हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ O2 जो कि हम लोगों ने ऐड करा था। तो इसे आप यहाँ पर आगे सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलने वाला है, ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लेना। यहाँ पर 3 + 1 हो जाएगा एंड दैट शुड बी व्हाट, यहाँ पर हो जाएगा 16 एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या बच्चे, यहाँ पर हो जा रहा है 1/2 एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास दैट इज 2 - 1/2, दैट इज नथिंग बट 3/2 1.5। सो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3/2 + x। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो हमें और आगे क्या मिलने वाला है, सो देखो अगर आप आगे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 9 = यहाँ हो जाएगा कुछ इस तरह से, हम लोग इसको लिख सकते हैं 64। मैंने यहाँ पर करा क्या, 2 को वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ पर डिवीजन में था, और ये भी 2 हमारा क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 9 = 64 और यहाँ रह जा रहा है हमारे पास क्या, 3 + 2x एंड डिवाइड बाय में 2 एंड दिस 2 विल बी ऑल्सो, ये भी क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यू विल गेट व्हाट, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12 एंड यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, यहाँ मिल रहा है 3 + 2x। इसे हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27 + 18x = यहाँ पर हो जाएगा 128। इसे हम लोग सॉल्व करने पर हमें क्या मिल रहा है, 18x, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 101, सो x = 101 अपॉन में 18। सो दिस इज द एडेड अमाउंट ऑफ O2। क्या ये ऑप्शन दे रखा है, तो चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर, ऑफ कोर्स ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बच्चों देखो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट पता है तुरंत आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चे, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो इसमें क्या दे रखा है, हमें एक इक्वेशन दे रखा है दैट इज x2 + y2 दैट इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम एंड इट विल गिव 2xy। हमें स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, इन द बिगिनिंग, मतलब रिएक्शन शायद नहीं हुआ है, सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, टाइम = 0। इन द बिगिनिंग 1 मोल ऑफ x2, यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 मोल x2 है, was taken in a 1 liter flask and 2 moles of y2 was taken in another 2 liter flask। तो शुरुआत में यहाँ पर क्या है, ये 1 मोल है और ये हमारा पास क्या है 2 मोल है। एंड व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ x2 y2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पर ऐसा है कि इसे मिलाया गया होगा, 1 मोल यहाँ पर क्या x2 है और 2 मोल ऑफ y2 है, इसे कनेक्ट किया गया होगा दोनों फ्लास्क को, और उस कंडीशंस में हमें क्या मिल रहा है, xy मिल रहा है। सो स्टार्टिंग में मैं मान लेता हूँ कि xy का अमाउंट क्या है वो अभी बना नहीं है, और अगर हम दोनों को कनेक्ट करेंगे सो यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर रिएक्शन होगा। सो मैं बोल सकता हूँ कि 1 से x मोल अगर जाता है तो 2 से भी क्या होगा, x मोल जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, 2x बनेगा। सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ मोल्स। यहाँ पर जो भी हम लोगों ने एक्सप्रेशन किया है वो क्या है, मोल्स के टर्म में यहाँ पर एक्सप्रेस करा है। हमें यहाँ पर बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन x2 और y2 का क्या होगा। तो देखो यहाँ पर एक छोटा सा हिंट दे रखा है कि जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है xy का वो कितना दे रखा है, 0.6 मोल पर लीटर। और हमें यहाँ पर देख के पता चल रहा है कि हमारा जो कंसंट्रेशन xy का निकला है वो कितना निकल रहा है, 2x डिवाइडेड बाई 3। देखो यहाँ पर 3 मैंने क्यों किया, क्योंकि x2 जो जिस कंटेनर में मौजूद था, जिस फ्लास्क में मौजूद था वो 1 लीटर का था, जबकि y2 जिस फ्लास्क में मौजूद था वो 2 लीटर में था। सो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 3। सो यहाँ पर गिवन मोल्स अपॉन में क्या हो जा रहा है, यहाँ पर टोटल वॉल्यूम दैट इज 3 विच इज नथिंग बट ए कंसंट्रेशन ऑफ xy। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर और क्या दे रखा है, ये हमारा 0.6 के बराबर है। क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, हमें निकालना क्या है, वो भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालना है, x2 और y2 का कंसंट्रेशन निकालना है। तो x का वैल्यू आप पता कर लो ना, उसके बाद इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, 2x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1.8। सो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 0.9। तो देखो x का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, 0.9 मिल रहा है। हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सो देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ x2 एट इक्विलिब्रियम, x2 में इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई में 3। सो x का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला, 0.9 डिवाइड बाई 3, और x2 का ये वैल्यू शायद यहाँ पर दे रखा है। अब देखो इसको अगर मैं सेपरेटली लिखूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/3 माइनस 0.9 डिवाइड बाई 3, इसे लिखा जा सकता है। और कट करने पर क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। सो ऑफ कोर्स ये ऑप्शन तो यहाँ पर ये दिख रहा है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ y2, तो y2 भी इसे निकाला जा सकता है। क्या दे रखा है हमें, 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3। सो एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.9। सो यहाँ पर मैं सेपरेटली पहले लिख देता हूँ 2/3 एंड x/3। सो 2/3 माइनस 0.9 डिवाइड बाई 3, और डिवाइड होगा तो फिर क्या हो जाएगा, 0.3। और ये ऑप्शन भी हमारे पास शुरुआत में ही दे रखा है। तो इसके बेसिस पर मैं बोल सकता हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ ए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ x2 एंड y2 दैट शुड बी दिस। यहाँ पर इस फॉर्मेट में दे रखा है और इसी फॉर्मेट में हमें आंसर लगाना है, तो फाइनल भी आंसर निकाल सकते हो। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो देखो नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्या, ओवरऑल कंसंट्रेशन चेंज पर आते हैं। ओवरऑल कंसंट्रेशन चेंज क्या है, ओवरऑल कंसंट्रेशन चेंज करके भी हम लोग यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। सो यहाँ पर मान लेता हूँ कि हमारे पास एक इक्वेशन है दैट इज ए गैस, यहाँ पर बी गैस एंड इट इज़ गिविंग व्हाट, सी गैस एंड डी गैस। मैं मान लेता हूँ क्या कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कितना है, v लीटर है। सो ये चीज़ पर हम लोग फोकस करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम है, तो इस पर ध्यान रखेंगे हम लोग। सो टी इक्विलिब्रियम में इसका जो अमाउंट है 1 मोल, यहाँ पर ये भी हमारा कितना है 1 मोल, यहाँ पर 1 मोल है एंड यहाँ पर भी क्या है हमारे पास 1 मोल है। ऑफ कोर्स अगर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, केसी निकालेंगे, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम तो हमारा वी है, क्योंकि यहाँ पर भी डिवाइड बाय वी, यहाँ पर भी डिवाइड बाय वी, यहाँ पर भी उसी तरीके से आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ओवरऑल ये 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1, के सी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। लेट्स सपोज दैट कि हमने क्या करा कि जो वॉल्यूम है वो हमने डबल कर दिया, ठीक है। सो अगर आप वॉल्यूम को डबल करोगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स आप देखो ना, कंसंट्रेशन पहले क्या था, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स कितना था 1 अपॉन वी तो हम लोग इस तरह से लिखते थे। यहाँ पर हमारे पास क्या है कंसंट्रेशन, अब हमारे पास मोल्स तो हमारा 1 ही है, वॉल्यूम हमारे पास कितना किया हमने वॉल्यूम को डबल कर दिया। तो मैं लिख सकता हूँ 1/2/v दैट इज नथिंग बट ए हाफ मोल्स, ये हमारे पास क्या हो गया, हाफ मोल्स डिवाइडेड बाई वी, ये हो गया हमारे पास। सो मैं इसी टर्म को मैं क्या कर सकता हूँ कि डिस्टर्बेंस के वक्त हमारे पास क्या हो जा रहा है, ये 1/2 मोल, ये हो जाएगा 1/2 मोल, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या 1/2 मोल। ऑल विल बी हाफ, क्योंकि हमने क्या करा, यहाँ पर हमने वॉल्यूम को डबल कर दिया। अब इस कंडीशंस में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, QC निकाल सकते हैं। अगर मैं QC निकालूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2
1/2 एंड 1/2 एंड दिस विल गिव व्हाट 1। तो क्या यहाँ पर रिएक्शन डिस्टर्ब हुआ है? नहीं, इस जगह में रिएक्शन डिस्टर्ब नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सो यहाँ पर आप देखो KC इक्वल टू QC है, सो नो इफेक्ट। इस कंडीशंस में क्या होगा? कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये कब ये ऑब्जर्व होगा? तो याद रखना ये तब ऑब्जर्व होगा जब डेल्टा NG क्या हो जाए? इक्वल टू 0 हो जाए। इस कंडीशन में क्या होगा? कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप वॉल्यूम को डबल करो या फिर हाफ कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो है हमारे पास क्या? केस 1 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। अगर मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास डेल्टा NG ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 है, लेट सपोज दैट डेल्टा NG ग्रेटर देन 0 है। हमारे पास ये इक्वेशन है A गैस, यहाँ पर हमारे पास क्या है? दैट इज़ द B गैस एंड C गैस। और मान लेता हूँ कि टाइम यहाँ पर T इक्विलिब्रियम में ये हमारे पास कितना है? 1 मोल। ये हमारे पास कितना है? 1 मोल। ये हमारे पास 1 मोल है। अभी मान लेता हूँ कि वॉल्यूम हमारे पास कितना है? 1 लीटर है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? इस जगह में अगर मैं KC निकालूँ तो क्या निकलेगा हमारे पास? 1 × 1 डिवाइडेड बाई 1 विच इज़ इक्वल टू 1। अगर मान लो कि वॉल्यूम को हमने क्या किया? वॉल्यूम को हम लोगों ने डबल कर दिया, 2 लीटर कर दिया। तो उस कंडीशंस में जो डिस्टर्बेंस होगा, हमारे पास जो कंसंट्रेशन रह जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सभी का हाफ हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट ए 1/2। यहाँ 1/2 एंड 1/2। हमारे पास जो QC निकलेगा डिस्टर्बेंस के वक्त वो क्या निकलेगा बच्चे? 1/2 इंटू 1/2 डिवाइड बाई 1/2। सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? 1/2। तो क्योंकि हमारे पास KC क्या है? ग्रेटर देन है किससे? QC से। सो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर रिएक्शन किधर जाएगा? ये फॉरवर्ड की ओर जाएगा। फॉरवर्ड की ओर जाएगा फॉर न्यू इक्विलिब्रियम, नए इक्विलिब्रियम के लिए। ये हमारा क्या था? ये हमारा ओल्ड वाला था। और नए इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर? तो ये हो जाएगा 1/2 से, अब ये फॉरवर्ड की ओर जाएगा तो ये x मोल डिसोसिएट करेगा। तो B हमारा क्या बनेगा? 1/2 प्लस x एंड 1/2 प्लस x। अब देखो कभी भी इस तरह से है तो आपको यहाँ पर ये सारा मोल्स आपको दिया हुआ है, KC का ये वैल्यू आपको पता है, तो आप नए इक्विलिब्रियम में A, B और C का अमाउंट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि KC इक्वल टू क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ B, कंसेंट्रेशन ऑफ C अपन में क्या हो जा रहा है? कंसेंट्रेशन ऑफ A। बस इस वैल्यू को पुट कर दो 1/2 प्लस x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा अपन में, यहाँ हो जाएगा 1/2 माइनस एक्स एंड विच इज इक्वल टू 1। यहाँ x का वैल्यू निकालोगे, आपको उस वैल्यू को क्या करना है? यहाँ पर पुट कर देना है, और नए इक्विलिब्रियम में क्या कंसेंट्रेशन होगा ये सारा का सारा आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हमारा आता है। तो चलो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कि ओवरऑल चेंज होने पर क्या होता है, किस तरीके से हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या ओवरऑल कंसंट्रेशन चेंज वाला क्वेश्चन है। सो अभी जस्ट हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट को पढ़ा। यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा वो चीज़ हमने कोशिश करना। हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखा है दैट इज P गैस एंड 2Q गैस विच विल गिव R गैस। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है क्या कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन यहाँ पर मौजूद है P एंड Q का। यहाँ पर P का दे रखा है 3 मोलर। सो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं मान सकता हूँ कि 1 लीटर में क्या है हमारे पास? ये 3 मोल है। और Q का यहाँ पर कंसंट्रेशन कितना है? यहाँ पर 4 मोल। तो मैं इसको मोल के टर्म में लिख रहा हूँ। और R का यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं दे रखा है, तो चलो यहाँ पर क्योंकि इक्विलिब्रियम बोल रखा था तो कुछ ना कुछ लेना होगा, तो मैं यहाँ पर X ले लेता हूँ। ओके, सो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में इन सभी का अमाउंट दे रखा है। अब यहाँ पर क्या करना है कि व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज डबल। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि वेसल का वॉल्यूम को डबल कर रहा हूँ। सो लेट यहाँ पर हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कितना है? V है। सो यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम को क्या करता हूँ? डबल कर देता हूँ, तो इक्विलिब्रियम हमारा डिस्टर्ब होगा, ऑफ कोर्स डिस्टर्ब होगा। इस कंडीशन में जब शुरुआत में जब हमारा ये सारा सिचुएशन दे रखा था तो हम लोग यहाँ पर KC तो निकाल ही सकते हैं। KC हमारा क्या निकलेगा? x डिवाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 × 4 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारा Q
2q दे रखा है, तो 4 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x डिवाइड बाय यहाँ पर 48 मिलेगा। सो केसी का वैल्यू आपको ध्यान में रखना है। डबल वॉल्यूम करने पर क्या हो जाएगा, जो इसका जो कंसेंट्रेशन है वो तो हाफ हो जाएगा ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो इस कंडीशन में हम लोग इसको कर रहे हैं, यहाँ पर इसे डिस्टर्ब किया जा रहा है। सो एट डिस्टर्बेंस टाइम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2, यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, x/2। सो दिस इज द डिस्टर्बेंस टाइम। और डिस्टर्बेंस टाइम पर निकलता क्या है, ये निकलता है हमारा QC। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो QC हमारे पास क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाई 2, इनका कंसेंट्रेशन 3/2 इंटू 2 स्क्वायर। सो यहाँ पर क्या है हमारे पास 3/2, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर हम लोग अगर करते हैं तो ये हो जा रहा है हमारे पास 4। इसे सॉल्व करेंगे तो देख सकते हो कि 2 and 2 दिस विल बी कैंसल आउट, और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है x/12 मिल रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या है, QC दैट इज ग्रेटर देन KC। QC का वैल्यू हमारा क्या है, KC से ज़्यादा है। सो जो यहाँ पर नया इक्विलिब्रियम जो बनेगा, न्यू इक्विलिब्रियम बनेगा, इस कंडीशन में रिएक्शन जो जाएगा वो क्या जाएगा, वो बैकवर्ड की ओर जाएगा। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि QC अगर हमारा ग्रेटर देन होता है KC से तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड की ओर जाएगा। सो नए इक्विलिब्रियम में मैं बोल सकता हूँ कि x/2 मोल से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर y मोल अगर डिसोसिएट करता है तो Q हमारा कितना बनेगा, 2 + 2y बनेगा। देखो ये मैं कैसे लिख रहा हूँ कि y अगर डिसोसिएट करेगा तो 2y यहाँ पर बनेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखा है और मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये एक बैलेंस इक्वेशन है, और इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन और प्रोडक्ट का यहाँ पर एक तरह से जनरेशन होगा। तो इसको फॉलो करते हुए ही इस इक्वेशन को लिखा जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि अगर मेरा यहाँ y मोल डिसोसिएट करेगा तो यहाँ पर 2y यहाँ पर बनेगा, क्योंकि r का 1 मोल अगर टूटता है तो Q का 2 मोल बनता है और P का 1 मोल बनता है। इसके हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, 3/2 यहाँ पर प्लस y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर और क्या दे रखा है, कुछ ना कुछ हिंट जरूर दिया हुआ रहेगा कि नया जब रीइस्टेब्लिश हुआ तो किसी ना किसी का कंसेंट्रेशन यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, और ये दे भी रखा है, Q का कंसेंट्रेशन दे रखा है। तो Q का अगर कंसेंट्रेशन दे रखा है तो मैं इसको फॉलो करता हूँ। इसको अगर मैं फॉलो करूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Q हमारे पास 2 + 2y है एंड दैट इज गिवन 3 मोलर। सो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 + 2y दैट इज 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, सो 2y = 1 एंड y = 1/2। वी आर गेटिंग अगेन 1/2। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है KC का वैल्यू निकालना है। तो हमें y का वैल्यू तो पता चल गया, ठीक है। अब देखो अगर हमें y का वैल्यू पता चल गया और x/48, KC तो हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा है इस टर्म में, x के टर्म में, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर देखो KC = हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर हो जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ R, कंसेंट्रेशन ऑफ P एंड कंसेंट्रेशन ऑफ Q टू द पावर में 2। तो देखो KC हमारे पास क्या निकला था, x/48। ये कंसेंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है, एक बार अगर निकल गया तो उसी को हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है, चाहे पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ या फिर नए इक्विलिब्रियम कंडीशंस के साथ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, P का कंसेंट्रेशन 3/2 + y दे रखा है। सो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पर हो जाएगा 3/2, यहाँ पर हमारे पास प्लस y। सो y का वैल्यू हमारे पास 1/2 है, उसको हम लोग यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं। Q का यहाँ पर क्या दे रखा है, तो Q का वैल्यू हमारे पास है 2 + 2y। सो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 + 2 × 1/2, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। कंसेंट्रेशन ऑफ R, तो कंसेंट्रेशन ऑफ R पर हम लोग अगर बात करें तो ये हो जा रहा है हमारे पास x/2 - y। सो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x/2 - y। सो y का वैल्यू हमें पता है, y इज नथिंग बट a 1/2। सो मैं उसका वैल्यू को पुट कर दे रहा हूँ साइमल्टेनियसली। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। अब हम लोग को क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ एक ही अननोन वेरिएबल रह गया, और इसे हम लोग फिर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, x/48 विच इज इक्वल टू
x/2 माइनस 1/2 है यहाँ पर कंसेंट्रेशन ऑफ आर एट न्यू इक्विलिब्रियम। सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x/2 दैट इज x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास दैट इज 3 + 1 4 डिवाइड बाई 2। सो यहाँ हो जाएगा 2, और इसे सॉल्व करेंगे तो 2 and 2 दैट विल बी कैंसल आउट। सो 1 and 2 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर दैट इज 9। इसे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जा रहा है हमारे पास x/48 विच इज इक्वल टू x माइनस 1। यहाँ हो जाएगा 9 2 × 18 एंड 18 2 × 36। सो यू वी विल गेट, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, सो 48x माइनस 48 विच इज इक्वल टू 36। आप देख सकते हो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो हमारे पास क्या मिलेगा हमें दैट इज, यहाँ पर हमें मिल रहा है कुछ इस तरह से 12x मिलेगा इस जगह में, दैट यू विल गेट द 12x विच इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर 48। सो x इज नथिंग बट 4। वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x इज नथिंग बट 4। हमें क्या मिला, x का वैल्यू 4 मिला। अब देखो इस जगह में अगर हमें x का वैल्यू पता चल गया तो ऑफ कोर्स केसी का भी वैल्यू निकाला जा सकता है, क्योंकि केसी हम लोगों ने कितना निकाला था, केसी इज नथिंग बट x/48। सो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा 4/48। तो इस तरीके से हम लोग केसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास और क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर आर का कंसेंट्रेशन स्टार्टिंग में मतलब शुरुआत में क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू जो निकला है उसके अकॉर्डिंग हमारा आर का कंसेंट्रेशन निकल जाएगा। तो वो एक्स का वैल्यू हमें वहाँ पर पता ही है, एक्स का वैल्यू यहाँ पर 4 है डिवाइड बाई 2 माइनस वाई। तो हम लोग इसी तरीके से करेंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ आर सेकेंड वाले कंडीशन में, क्योंकि शुरुआत में तो एक्स का वैल्यू पता चल गया तो शुरुआत का कंसेंट्रेशन हमें पता है। सो 4 मोल पर लीटर। अगर हम बात करेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ आर तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, x/2 माइनस वाई। सो 4/2, सो 2 माइनस 1/2 विच इज नथिंग बट 3/2। सो वी विल गेट द 3/2 मोल पर लीटर इन द सेकेंड केस। तो सेकेंड केस में आर का जो कंसेंट्रेशन होगा वो भी हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं बच्चे यहाँ पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर आपको यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, तो देखो अगर आप प्रेशर पर इफेक्ट करते हो, किसी तरह का गैसेस रिएक्शन है वहाँ अगर आप प्रेशर चेंज करोगे तो ऑफकोर्स वॉल्यूम भी क्या होगा, चेंज होगा। सो वॉल्यूम का रिलेशन डायरेक्टली किससे है, प्रेशर से है। सो यहाँ पर देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग 3 केस स्टडी करेंगे। यहाँ पर पहला केस डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, सेकेंड केस यहाँ पर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 के लिए स्टडी करेंगे, एंड थर्ड केस के लिए डेल्टा एन जी लेस देन 0 के लिए हम लोग स्टडी करेंगे। डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 पहला केस, केस 1। अब देखो हमारे पास मान लेता हूँ मैं कि इस जगह में क्या है, 2A गैस ये हमारे इक्विलिब्रियम में है, B गैस एंड C गैस, ये क्या दे रहा है, C गैस दे रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। मान लो कि ये ऑलरेडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ये हमारे पास इसका जो प्रेशर है हमारे पास A का वो कितना है, 1 atm है। B हमारे पास कितना है, ये भी हमारा 1 atm है, और C हमारा कितना है, 1 atm है। इस कंडीशंस में अगर मैं बात करूं कि टोटल प्रेशर कितना होगा, तो ये हो जा रहा है हमारे पास 3 atm हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि वॉल्यूम को सपोज दैट हाफ कर दूँ, जो वॉल्यूम हमारे पास इसका शुरुआत में जो भी वॉल्यूम था, मान लो कि ये वॉल्यूम हमारा V था, तो अब मैं वॉल्यूम को क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम को हाफ कर दे रहा हूँ। वॉल्यूम हाफ करूँगा तो ये क्या होगा, ये डिस्टर्ब होगा। और शुरुआत में जो इक्विलिब्रियम कंडीशन दे रखा है उससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, केपी निकाल सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 × 1 डिवाइड बाई में क्या हो जा रहा है, 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, केपी 1 मिलेगा। डिस्टर्ब कैसे किया, वॉल्यूम को मैंने हाफ करके। अगर आप वॉल्यूम को हाफ करोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 atm। यहाँ हो जा रहा है 2 atm, और यहाँ हो जाएगा क्या, हमें क्या मिलेगा, हमें 2 atm। डिस्टर्बेंस के वक्त अगर आप निकालते हो क्या, क्यूपी निकलेगा हमारा। तो क्यूपी हमारा हो जाएगा 2 × 2 अपन में 2 स्क्वायर
स्टिल वी आर गेटिंग द 1। इट मीन्स अगर हमारे पास क्या है, डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है, ये फर्स्ट केस के लिए मैंने वर्क किया। अगर हमारा डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है देन के पी क्या हो जाता है, क्यू पी के बराबर हो जाएगा और कोई भी इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और इस जगह में हम लोगों ने करा क्या, हम लोगों ने वॉल्यूम को डिक्रीज करा और प्रेशर को बढ़ाया। ओके, नेक्स्ट केस पर आते हैं हम लोग। तो एक और केस हम लोग इसका देख लेते हैं, जैसे कि केस 2। मान लो कि हम लोग यहाँ पर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 के लिए वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये केस कैसा होगा, ए गैस टेंस टू, यहाँ पर क्या है बी गैस और यहाँ सी गैस। अब देखो ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है मान लो, और ये टाइम टी इक्विलिब्रियम में ये हमारे पास कितना इसका प्रेशर है 1 atm, यहाँ पर 1 atm और ये 1 atm। टोटल प्रेशर अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जा रहा है 3 atm। देखो 111 मैं वापस से बोल रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान रहे। आप यहाँ पर कोई भी नंबर यूज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम किसी भी सिचुएशन में डेवलप हो सकता है, इस्टेब्लिश हो सकता है। सो यहाँ पर टाइम इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम यहाँ पर इस तरह से हमें मिला हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर अगर के पी निकालेंगे तो क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, विच इज इक्वल टू व्हाट 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू 1। अब देखो अगर मैं इसको क्या करूँ, अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूँ तो डिस्टर्बेंस के वक्त में क्या होगा, डिस्टर्बेंस हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो चलो ना, मान लो कि शुरुआत में वॉल्यूम हमारा 1 लीटर था, या फिर वॉल्यूम हमारे पास क्या है, वॉल्यूम जो भी है वॉल्यूम हमारे पास v था। अब मैं यहाँ पर वॉल्यूम क्या कर रहा हूँ v/2 कर दे रहा हूँ, तो डिस्टर्ब होगा। वॉल्यूम को अगर मैं हाफ करूँ तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, सभी का डबल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 atm, यहाँ हो जाएगा 2 atm, यहाँ भी हो जाएगा क्या बच्चे 2 atm हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो टोटल प्रेशर कितना हो जा रहा है, टोटल प्रेशर हो जा रहा है 6 atm। देखो पहले वाला जो केस था यहाँ पर देखो इक्विलिब्रियम में कोई फर्क नहीं पड़ा था, और यहाँ पर एक चीज हमारे फर्क पड़ता है, वो क्या होता है, टोटल प्रेशर सिर्फ चेंज होता है। तो यहाँ पर 6 atm तो हो गया था प्रेशर, लेकिन इक्विलिब्रियम में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है, कि डेल्टा एन जी अगर 0 होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्टर्ब तो होता नहीं है, लेकिन टोटल प्रेशर जो होता है सिस्टम का वो चेंज हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी क्या हुआ, टोटल प्रेशर हमारा चेंज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्टर्बेंस के वक्त क्या निकाल सकते, क्यूपी निकाल सकते, और क्यूपी निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू 2। ये हमारा 2 निकल रहा है। इसके बेसिस पर मैं बोल सकता हूँ कि क्यूपी हमारा क्या है, ग्रेटर देन केपी है। और अगर क्यूपी ग्रेटर देन केपी है तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड की ओर शिफ्ट करेगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बैकवर्ड की ओर शिफ्ट करेगा। सो नए इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश होना चाहेगा, ये दैट मीन्स इफेक्ट को रिड्यूस करना चाहेगा, तो उस कंडीशन में 2 से यहाँ पर क्या होगा, पी प्रेशर यहाँ पर शिफ्ट करेगा इधर, यहाँ पर भी क्या होगा 2 से पी प्रेशर, और यहाँ पर क्या होगा 2 प्लस पी हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने माइनस पी क्यों किया, क्योंकि हमारा रिएक्शन बैकवर्ड की ओर शिफ्ट करेगा, और क्योंकि हमने यहाँ पर सभी का अमाउंट को मैं किस तरह से दिखा सकता हूँ, कंसेंट्रेशन और प्रेशर दोनों से दिखा सकता हूँ गैस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से पी प्रेशर डिक्रीज करने का मतलब हुआ कि सी रिएक्ट करके इधर शिफ्ट कर रहा है ए की तरफ, ओके। तो यहाँ पर पी इधर भी होगा, क्योंकि एक से एक रिएक्ट करता है, तो इसका पी अगर रिएक्ट करेगा तो बी से ही रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से पी डिक्रीज किया तो यहाँ से पी डिक्रीज करेगा, और यहाँ पर पी फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर मैं इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। सो नए इक्विलिब्रियम में हमारे पास ये हो गया, केपी हमारे पास क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, दैट शुड बी इक्वल टू 2 माइनस पी, यहाँ हो जाएगा क्या स्क्वायर हो जाएगा अपन में 2 प्लस पी, ये हो जाएगा। और हमें पता है कि ये किसके बराबर है, तो ये हमारा इक्वल टू यहाँ पर 1, क्योंकि केपी का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, ठीक है, इसीलिए। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर वर्क करना है, और आपको क्या मिल जाएगा, पी का वैल्यू मिल जाएगा। और नए इक्विलिब्रियम में इस पी के वैल्यू को पुट करोगे तो उसमें हर एक का पार्शियल प्रेशर पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि नए इक्विलिब्रियम में अगर ए बी और सी का पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। सो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसको मैं समराइज करने वाला हूँ क्योंकि अभी हम लोगों ने केस किसका करा, हम लोगों ने डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 के लिए करा, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन के लिए किया, और सारा कंडीशन क्या है कि हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं और प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगर डेल्टा एन जी हमारे पास क्या हो, लेस देन 0 हो। सो डेल्टा एन जी लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारे पास दे रखा है ए गैस, यहाँ पर क्या है हमारे पास बी गैस है, एंड इट इज गिविंग व्हाट, ये हमारा दे रहा है सी गैस। मान लो कि टाइम टी इक्विलिब्रियम में ये हमारे पास कितना है 1 atm, यहाँ पर 1 atm और यहाँ पर भी क्या है 1 atm। सो 1 atm के साथ चलना सही रहेगा, आसान होता है कैलकुलेशन। सो Kp क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1। मैं वापस से उसी तरीके से क्या कर रहा हूँ, शुरुआत में मान लो कि वॉल्यूम हमारे पास क्या है V, अब मैं वॉल्यूम को क्या कर रहा हूँ V/2 हाफ कर रहा हूँ, तो इस जगह में क्या होगा डिस्टर्ब होगा। अगर मैं वॉल्यूम हाफ करूँगा तो सभी का प्रेशर क्या हो जाएगा 2 atm एंड 2 atm। यहाँ पर देखो टोटल प्रेशर शुरुआत में कितना था, तो शुरुआत में हमारे पास 3 atm था। अब जब मैंने वॉल्यूम को हाफ कर दिया तो यहाँ पर प्रेशर कितना हो गया, यहाँ पर 6 atm हो गया। अब देखो डिस्टर्बेंस के वक्त जो निकलता है वो क्या निकलता है, वो QP निकलता है। सो दैट शुड बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ C, यहाँ पर प्रेशर ऑफ A एंड प्रेशर ऑफ B। यहाँ पर देखोगे तो ये हो जाएगा कितना 2, यहाँ पर 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जा रहा है 2। सो Kp इज ग्रेटर देन QP। Kp क्या है हमारा, वो ज़्यादा है किससे, QP से। सो देयरफॉर रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन हमारा ये फॉरवर्ड की ओर मूव करेगा। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड की ओर मूव करेगा तो नया यहाँ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। सो टाइम टी इक्विलिब्रियम, ये हमारा न्यू वाला है और ये हमारा ओल्ड वाला है। सो 2 से यहाँ पर P जाएगा, डिसोसिएट करेगा, एक तरह से रिड्यूस करेगा प्रेशर ए और बी का, और सी का यहाँ पर प्रेशर डेवलप करेगा। सो यहाँ पर 2 + P, बस इतना ही करना है। सब में देखो कॉमन चल रहे हैं हम लोग। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा KP प्रेशर ऑफ C प्रेशर ऑफ A इंटू प्रेशर ऑफ B। सो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है 2 + P डिवाइड बाई में 2 - P स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर देखो फिर इसको सॉल्व करोगे तो P का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब P का स्मॉलर वैल्यू लेना है, P नेगेटिव नहीं हो सकता। सो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बस आप उस P को जैसे निकालोगे तो नए इक्विलिब्रियम में इस P को पुट कर देना, तो इन सभी का पार्शियल प्रेशर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं इन सभी केस को क्या कर रहा हूँ, समराइज कर दे रहा हूँ। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर अलग अलग केसेस स्टडी करा। यहाँ पर केस है हमारे पास डेल्टा एन जी इक्वल टू 0। अभी जस्ट यहाँ पर देखो जिसके लिए हम लोगों ने सॉल्व किया उस पर हम लोग पहले फोकस करते हैं। हम लोग यहाँ पर प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस, इसका केस हम लोगों ने सॉल्व किया। यहाँ पर क्या होता है, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होता। किस पे नहीं इफेक्ट होता है, तो इक्विलिब्रियम में कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ओनली पीटी चेंज, यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, पीटी ही, टोटल प्रेशर ही चेंज होता है। ओके, इसी तरीके से अगर मेरे पास क्या हो डेल्टा एन जी यहाँ पर ग्रेटर देन 0 हो, क्योंकि हम लोगों ने ग्रेटर देन 0 के लिए भी केसेस निकाला और लेस देन 0 के लिए भी निकाला। सो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा रिएक्शन जो था वो क्या था, बैकवर्ड की ओर शिफ्ट किया। इस सिचुएशन में जब प्रेशर इंक्रीज कर रहा है बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम। और यहाँ पर अगर डेल्टा एन जी लेस देन 0 के लिए बात करेंगे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट कर रहा है, फॉरवर्ड की ओर शिफ्ट कर रहा है। अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ देखा, देख सकते हो आप, इस जगह में हमारा क्या डेल्टा एन जी लेस देन 0 के लिए फॉरवर्ड में शिफ्ट कर रहा है, और बैकवर्ड के लिए डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 में हमारा बैकवर्ड की ओर शिफ्ट कर रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं इसके बाकी का 3 रिलेशन और में हम लोग यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं कि प्रेशर डिक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो इस जगह में क्या होगा, नो इफेक्ट। देखो टोटल प्रेशर हमारा सब जगह चेंज होगा, ये चीज़ सभी में होगा कि पीटी हमारा क्या होगा, यहाँ पर चेंज होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि टोटल प्रेशर हमारा यहाँ भी चेंज होगा, यहाँ भी टोटल प्रेशर हमारा क्या होगा, चेंज होगा। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, शुरुआत में तो नो इफेक्ट, अगर डेल्टा एन जी क्या रहे 0 रहे इक्वल टू, इस जगह में क्या होगा ग्रेटर देन 0 वाले में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा रिएक्शन
फॉरवर्ड की ओर जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बैकवर्ड की ओर जाएगा। तो यहाँ से सवाल बनते हैं, बहुत बार आपको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, आपको डेल्टा एन जी खाली आपको चेक करना है और इस केस को आपको ध्यान में रखना है। आप आसानी से बहुत सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हो। आपको हो सकता है कि यहाँ पर क्या है कि डेल्टा एन जी यहाँ पर इक्वल टू 0 दिया हो और आपको सवाल में पूछ दे क्या कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा या नहीं करेगा, और आप वहाँ पर दिमाग लगा रहे हो। तो यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट डेल्टा एन जी यहाँ पर क्या करना है, चेक कर लेना है इक्वेशन, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन रहे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वहाँ पर डेल्टा एन जी 0 निकल कर आता है, फिर डेटा वेटा को छोड़ो, तुरंत पता चल रहा है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, सिर्फ टोटल प्रेशर चेंज होगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर समराइज कर सकते हो। सो चलो इसके रिगार्डिंग हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सो देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हमारे पास प्रेशर के रिस्पेक्ट में है कि प्रेशर को अगर मैं चेंज कर दूँ या वॉल्यूम को अगर हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर इसी कैसे फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो अभी जस्ट कॉन्सेप्ट इसका हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान में क्या रखना है, जो इक्वेशन हमारे पास दे रखा है, हमें शुरुआत में ही बोल दिया है कि ये एक इक्वेशन है हमारे पास, और यहाँ पर ऑलरेडी ये इक्वेशन क्या है, मतलब ये रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम में इस्टेब्लिश्ड है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि इक्विलिब्रियम में क्या है, हमारा इस्टेब्लिश्ड है। हमारे पास जब ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड है तो इस कंडीशन में जो प्रेशर है हर एक गैस का वो कितना है, 1 atm है। ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर हमारे पास 1 atm दे रखा है तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि भाई हम लोग का जो Kp आएगा वो कितना आएगा, 1 × 1/1 विच इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि टोटल वॉल्यूम जो है कंटेनर का वो रिड्यूस कर दिया गया, कितना, हाफ कर दिया गया। तो ऑफ कोर्स इस कंडीशंस में जो डिस्टर्बेंस होगा, अगर वॉल्यूम को हाफ कर दिया गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर मैं इसे आइडियल केस कंसिडर कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 atm, ये हो जाएगा क्या स्टूडेंट, 2 atm, एंड दिस विल बी ऑल्सो 2 atm। और डिस्टर्बेंस के वक्त में क्या निकलता है यहाँ पर, सो दिस इज नथिंग बट ए Kp, QC नहीं लिखेंगे। देखो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, अभी जस्ट इसका कॉन्सेप्ट पढ़े कि प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा और वॉल्यूम का इफेक्ट क्या होगा, वॉल्यूम अगर मैं डबल कर दूं या फिर हाफ कर दूं तो। सो देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इक्वेशन दे रखा है, दैट इज PCl5 that will dissociate and it will give PCl3 and Cl2 गैस। अब देखो ये जो केस है, पहले ये चीज़ समझ लो कि ये किसका केस है, ये हमारा दे रखा है डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, इसका ये केस दे रखा है। ठीक है, तो इस चीज़ पर आपको बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है कि टाइम टी इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी ये एस्टैब्लिश्ड है ये रिएक्शन, इसमें हर एक का क्या है 1 atm, यहाँ पर 1 atm एंड 1 atm प्रेशर यहाँ दे रखा है। सो यहाँ पर क्या है Kp that should be equal to partial pressure of PCl3 into partial pressure of Cl2 upon में partial pressure of PCl5 and that should be equal to 1 × 1 divided by 1 which is equal to 1। अब डिस्टर्ब करने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर वॉल्यूम को हाफ कर दिया गया। अगर मैं इसे आइडियल गैस की तरह मानूँ तो डिस्टर्बेंस जब हुआ है इस तरह से, वॉल्यूम को हाफ किया गया है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, सभी का प्रेशर डबल हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 atm एंड 2 atm। और डिस्टर्बेंस के वक्त जो हम लोग निकालते हैं वो क्या निकालते हैं बच्चे, वो निकाला जाता है Qp, और Qp हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस 2 विल बी कैंसल आउट एंड यू विल गेट द 2। क्योंकि हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है कि Qp हमारा क्या है, ग्रेटर देन हमारे पास क्या है, Kp है। और Qp जब भी हमारा क्या होता है, Kp से बड़ा होता है तो रिएक्शन क्या होता है, बैकवर्ड की ओर जाता है। और रिएक्शन अगर हमारे पास बैकवर्ड की ओर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से यहाँ पर P माइनस होगा, यहाँ पर 2 से P माइनस होगा एंड यू विल गेट द 2 + P। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, दैट इज 2 + P एट न्यू इक्विलिब्रियम। नए इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश करने के लिए ये रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड की ओर जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और हमें यहाँ पर यही चीज़ पूछा गया है कि भाई नए इक्विलिब्रियम कंडीशंस में पार्शियल प्रेशर क्या होगा। तो देखो हमें पता है ना कि Kp तो हमारा प्रेशर पर या कंसंट्रेशन पर इस सब पे तो डिपेंड नहीं करता है। सो इसीलिए यहाँ पर अगेन हम लोग वही इक्वेशन यूज करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन वाला। सो Kp इक्वल टू यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, नए इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 - P
दैट शुड बी स्क्वायर अपन में क्या हो जाएगा 2 प्लस पी। और हमें पता है कि के पी का वैल्यू क्या निकला है, हमारा 1 निकला है। सो हमारे पास हो जाएगा हमारे पास 4, इसका मैं स्क्वायर करके लिख दे रहा हूँ। सो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर 4 माइनस 4p प्लस में यहाँ पर पी स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू 2 प्लस पी। इसे सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें ऑफ कोर्स कुछ इस तरह से इक्वेशन मिलेगा, पी स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास हो जा रहा है क्या -5p एंड यहाँ पर और क्या हो जाएगा, सो दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट +2 विच इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके p का वैल्यू निकालना है। और आपको ये पता है कि p का वैल्यू यहाँ पर आपको पॉजिटिव वाला लेना है। जो भी वैल्यू आएगा उसको यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो और यहाँ पर पुट कर दो, देन यू विल गेट द प्रेशर ऑफ ईच गैस एट न्यू इक्विलिब्रियम। तो हो जाएगा बच्चे, इसको आप कर सकते हो। तो मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लास 9-10 में इस तरह के इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते थे, तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही पी का वैल्यू, नेगेटिव वाला पी कभी नहीं लेना, नेगेटिव प्रेशर होता नहीं है, पॉजिटिव प्रेशर लेना है। और उस पी को क्या करना है, यहाँ पर पुट करोगे तो सभी का पार्शियल प्रेशर हमारा यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। सो इसको मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ।